Good morning, everyone. Today we will start basicity. In the last class we cover up to the nucleophilicity. तो देखो बेसिसिटी के बारे में आप लोगों ने जीओसी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हम लोग एकदम शॉर्ट पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, इस वजह से हम लोग एकदम शॉर्ट में बेसिसिटी के बारे में एकदम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा कंपैरिजन आसान हो। तो देखो क्या बताया बेसिसिटी। If an atom supplied their electron density to H plus, then we called it base. Or if it supplied their electron density to carbocation, then we called it nucleophile. तो देखो it is a tendency to donate electron pair to H plus. मतलब अगर एक ग्रुप H प्लस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, दैट इज बेसिसिटी। बट अगर वही ग्रुप कार्बोकैटायन को या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करे तो क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो कल ही बताया था कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो अगर वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बोला हमने, बेस बोला। वही अगर C प्लस को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को अगर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और यही ग्रुप अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करे तो क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो ये बेस के बारे में आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, जीओसी में पढ़ा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और ये डी लिगेंड के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा क्या है, ये हमारा हो चुका है और इसके बारे में हम शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वही डिफरेंस लिख रखा है हमने यहाँ पे। बेसिसिटी चार्ज डेंसिटी इज डोनेटेड टू H प्लस, एंड वहीं पे न्यूक्लियोफिलिसिटी, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी चार्ज डेंसिटी डोनेटेड टू R प्लस, कार्बन को चार्ज डेंसिटी डोनेट किया जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग बेसिसिटी। तो हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ा था, तो वही सारे फैक्टर्स में देखते हैं कि बेसिसिटी में क्या इम्पैक्ट होता है, चेक करते हैं। तो पहला क्या था, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताइए पहले वाले में। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पढ़ रखा है आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेम चीज बताया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो और ये किस में डोमिनेट होता है, पीरियड में डोमिनेट होता है। दूसरा था हमारा साइज ऑफ एटम। तो बताओ क्या बताया था, अगर साइज इंक्रीज करेगी, तो साइज इंक्रीज किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जैसे एक छोटा सा साइज है और हमने साइज इंक्रीज किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अब यहाँ पे एक यूनिट चार्ज इतने बड़े स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहीं पे एक यूनिट चार्ज इतने से पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो क्या बताया था, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये एग्जांपल देख करके बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो क्लियर है। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज किया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करेगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बट वहीं पे न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या बताया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी में यहाँ पे दो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, दो अलग अलग कंडीशंस होते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में ट्रेंड्स डिफरेंट होता है और पोलर अप्रोटिक में डिफरेंट होता है, बताया था। बेसिसिटी में क्या हो गया, बेसिसिटी में एक ही ट्रेंड्स है और वो क्या बता रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो अगर हम टॉप टू, ये किस में डोमिनेट करता है, ग्रुप में डोमिनेट करता है। टॉप टू बॉटम चलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करता है। तीसरा हो गया हमारा
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, तो बताया था प्लस एम क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे प्लस एम बढ़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता चलेगा। वहीं पे प्लस एम नॉट ऑल प्लस इफेक्ट, ऑल प्लस इफेक्ट, जितने भी प्लस इफेक्ट हैं, तो जितने भी प्लस इफेक्ट है वो क्या, प्लस इफेक्ट का मतलब है क्या, चार्ज डेंसिटी सप्लाई करना। तो एटम को अगर चार्ज डेंसिटी सप्लाई करेंगे तो एटम की चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो हम क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। उसी तरह माइनस इफेक्ट जो था, जितने भी माइनस इफेक्ट थे, माइनस इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना। तो एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ किया तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये सारी चीज आपने पढ़ा है। देखो फोर्थ है हमारा स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस से क्या होता है, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं है बेसिक स्ट्रेंथ पे, नो इफेक्ट। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बेसिक स्ट्रेंथ पे। क्यों नहीं पड़ता उसको देखिए यहाँ पे, CH3O- और हमने ये वाला ग्रुप लिया था O-। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या बताया था कि इसका बेसिक सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या बताया था कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस वाले से ज्यादा है, क्योंकि इसके पास क्या था, हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस से क्या होगा, इसको डोनेट कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है, अभी मैं बोल रहा हूं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो किससे देखेंगे कि यहाँ पे 3 प्लस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे क्या 1 प्लस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, तो देखो H प्लस क्या है, बहुत ही स्मॉलर साइज का है। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है तो क्या इसके आसपास कोई है जो इसको रिपल्सन दे सकता है, तो यहाँ पे कोई भी रिपल्सन देने वाला नहीं है। तो कैसा भी कितना भी बल्कि ग्रुप हो उससे इसको कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का बेसिक स्ट्रेंथ पे कोई भी इफेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। क्लियर है। तो ये 4 इफेक्ट आपने कब पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ा था। वही 4 इफेक्ट हमने कहां पढ़ा है, बेसिसिटी में। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में यहां पे चेंजेस आते हैं और यहां पे चेंजेस आते हैं। तो फोर्थ वाला चेंज क्या है, रिवर्स है। और इस वाले चेंज में न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक और कंडीशन ऐड होते हैं, दैट इज पोलर सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट को मार्क करेंगे और याद रखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में ये 2 पॉइंट में डिफरेंस आता है। समझा, चलो नोट करो इस वाले को। Now these are the list of question. Now you have to solve this question. Compare the nucleophilicity. तो सभी सवाल में क्या करने हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर निकाल लें। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। तो चलिए करके देखिए, वीडियो पॉज करें, पहले सारे क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर एक एक करके सारे सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 10 तक हैं और एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आई विल राइट इट हियर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिस टाइम नाइट्रोजन and ethyl lone pair and nitrogen चलिए ये वाले सवाल हैं, करके बताइए क्या आएगा। Now come to the question number 1. So in the question number 1, what we see, on going left to right, electronegativity will increase, and as we know that electronegativity will increase, nucleophilicity will decrease. बताया है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले से ज्यादा और ये वाला इस वाले से ज्यादा। बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों का ऑर्डर यहाँ पे क्या रह जाएगा, सेम रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ।
tell me which one will be the most basic. So mark it, this is the 1, this is 2 and this is 3. Now you have to write the order. तो अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज का फैक्टर लग रहा है क्या? in all options ऑक्सीजन हैव नेगेटिव चार्ज. तो जिस एटम पे चार्ज है वो क्या हो गया? कॉमन हो गया. Then what will we see? We will see about the electronics effect. इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट से कंपेयर करके देखो. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है? दिस इज थर्ड. तो यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस आई एंड दिस वन हैव रेजोनेंस एंड दिस वन हैव equivalent resonating structure. We know that equivalent resonating structure is most stable. So since it is most stable, so its reactivity will be less, so its nucleophilicity will be less. अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, रिएक्ट करने की टेंडेंसी का मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चार्ज डेंसिटी है उसको डोनेट करना है. तो अगर ये काफी स्टेबल है तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी. क्लियर है? तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? सबसे लास्ट में. अब इन दोनों में कंपेयर करें तो जिस तरह बेसिक स्ट्रेंथ पे कंपेयर किया था सेम ऑर्डर यहाँ भी आ जाएगा. तो इन दोनों में कंपेयर करो. यहाँ रेजोनेंस से ये क्या हो जा रहा है? स्टेबलाइज हो जा रहा है. बट ये स्टेबल नहीं हो रहा है, ये इसको ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है. तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ और इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी? इस वाले से ज्यादा हो जाएगी. तो कौन सा आ गया यहाँ पे? थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड. करेक्ट है यहां तक. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आओ. टॉप टू बॉटम चल रहे हैं. साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बोला था? दो फैक्टर पे दो अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ मेंशन है क्या? सॉल्वेंट कुछ मेंशन है क्या? नहीं. तो अगर सॉल्वेंट नहीं दिया जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वाटर यूज करते हैं. दैट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर ही एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसी का यूज करते हैं हम लोग. अब देखो वाटर जो होता है हमारा H2O इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. तो क्या है? वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. ये बस अभी के लिए याद रखो, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्वेंट पढ़ा दूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. तो वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. तो अगर हमें सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, अगर हमें सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? वाटर एज्यूम करेंगे. तो यहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा. क्या एज्यूम करेंगे? सॉल्वेंट में वाटर एज्यूम करेंगे. वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक है. अब नोट्स पे जाकर के चेक करो क्या बताया है. पोलर प्रोटिक के केस में क्या बताया है? अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी विल इंक्रीज करेगा. तब चेक कीजिए यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये. दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ. फिर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर लगा दीजिए. ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका कम और इस वाले का ज्यादा आ जाए. इन दोनों में चेक करो. फिर से साइज का फैक्टर लगाओगे. सॉल्वेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है. तो कौन सा सॉल्वेंट लेंगे? फिर से हम वाटर ले लेंगे. तो साइज इंक्रीज किया, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. तो ये वाला ज्यादा आ जाएगा. इन दोनों का बताओ. अब यहां पे देखिए अमाइन दैट इज नेगेटिवली चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या है? उस पर चार्ज डेंसिटी हमेशा न्यूट्रल से क्या होगी? ज्यादा होगी. अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? दैट विल बी मोर देन द न्यूट्रल वन. करेक्ट. सो दिस विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक देन NH3. क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम चीज लगाने हैं. इट हैव प्लस आई इफेक्ट, हियर वी हैव नो इफेक्ट. Due to the plus I effect, electron density will increase, so nucleophilicity will be more than this one. इस वाले में आ जाओ. इस वाले में भी एटम क्या है हमारा? सेम है. एटम सेम है तो आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज वाले फैक्टर तो हम लगाते नहीं है. अब बाकी जो फैक्टर बच गए थे, कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे? उसके अलावा बाकी दो फैक्टर थे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस. तो यहाँ पे क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. तो देखो यहाँ पे this one have plus H effect, this one have minus M effect and this one have plus M effect. plus M effect इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाता है. तो मार्क करिए this is 1, this is 2 and this one is the third. तो plus M will increase electron density more than plus H. So it have higher nucleophilicity than this one. So order क्या हो जाएगा? third one will be more than first.
अब फर्स्ट एंड सेकेंड में कंपेयर करें, दिस वन है माइनस एम विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो द ऑर्डर विल बी दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 डन, क्वेश्चन नंबर 8 डन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फिर से जो नेगेटिवली चार्ज एटम है दैट इज सेम इन ऑल द 3 मॉलिक्यूल, चार्ज डेंसिटी सेम है हमारे पास, सॉरी एटम सेम है हमारे पास। अब चार्ज डेंसिटी कंपेयर करने, बेंजीन हैविंग नो इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम विल इंक्रीज, तो ये क्या करेगा, इससे ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा वहां पे, ये क्या करेगा, इससे कम कर देगा चार्ज डेंसिटी। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द थर्ड। तो क्या हो गया सबसे पहले हमारा सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। यहां तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो सी द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, एटम सेम है। अब क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट लगाने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में तो ये जीत रहा है, मगर उसके बाद वाला फैक्टर कौन था, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस विल इंक्रीज बेसिक, सॉरी स्टेरिक हिंड्रेंस विल इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इस वाले से कम हो जाएगी। यहां तक समझा। क्वेश्चन नंबर 11 में बताओ, इन द क्वेश्चन नंबर 11 दोनों तरफ से क्या है, बेसिक इफेक्ट्स तो सेम आ रहे हैं, बट अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि सारे ग्रुप क्या है, ओपन है। ये ग्रुप सार क्या अभी ग्रुप बॉन्डेड है यहाँ पे, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा। क्लियर है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इस वाले से ज्यादा हो जाएगी। समझ गए, यहां तक के सारे सवाल समझ गए। इसमें किसी को दिक्कत है तो आप पूछ लेंगे, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे। तो ये सारे सवाल हो गए हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। अब कुछ सवाल इसी पे बेसिक स्ट्रेंथ पे भी करके देखिए, सेम सवाल को बेसिक स्ट्रेंथ पे करने हैं। अब देखो सेम सवाल है मगर अब की बार क्या करने हैं, बेसिसिटी निकालने हैं। तो कंपेयर द बेसिसिटी, तो पहले वाले में बेसिसिटी का, बेसिकली बेसिसिटी के सारे सवाल आपने ऑलरेडी जीओसी में कर रखा है, बट अभी यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में जस्ट किया है। तो बेसिसिटी कर लेंगे तो हमारा कंफ्यूजन क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा इस वाले में। क्लियर है, तो आ जाओ। तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालने हैं। वी नो दैट एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चेक करो, सेम ही ऑर्डर होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। आप इसी में नहीं सॉल्व करेंगे, दोबारा से लिख के करेंगे, अदरवाइज बाद में कॉपी खोलोगे तो तुम ही कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा ऑर्डर लिखा है, इसलिए अलग से दोबारा से लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। आ जाइए इस वाले में, तो ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। दूसरे वाले में चेक करें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने हैं, क्या करने हैं, स्टेबिलिटी निकाल लीजिए। जो जितना ज्यादा स्टेबल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा उसके, सॉरी जो जितना ज्यादा स्टेबल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा उसके जस्ट अपोजिट, उतना ही उतना ही होना है। तो चलो निकाल के देखो इस वाले में। तो ऑलरेडी तुमने इस टाइप के सवाल सॉल्व कर रखे हैं। तो बता यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये अनायन है ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में भी क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वही निकालना है। तो जितना ज्यादा स्टेबल डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी कम। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी हो जाएगी, सेकेंड वाले की। फिर कौन सा आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, थर्ड वन आ जाएगा। ये ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालने हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने हैं। बताइए क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस वाले में, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल के बताइए। क्या बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सॉल्वेंट कंसीडर करना आवश्यक है क्या, नहीं। बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट से इंडिपेंडेंट है, वो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी है, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, तब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर निकालना चलूँ तो क्या बताया था, चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से टॉप टू बॉटम चला, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, उसके जस्ट अपोजिट आ गया। क्लियर है, बात समझा। तो
तो जो सेकेंड फैक्टर था हमारा साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम बढ़ रहा था, वहां पे क्या हुआ था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट माना था। यहाँ पे सॉल्वेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, और हर एक में क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वही न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है तो फिर वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, पोलर अप्रोटिक होगा तो डिक्रीज करेगी। इस वाले में आ जाओ, ये सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ऑर्डर सेम आ जाएगा। इस वाले में देखिए तो ये इसके सिमिलर है, जैसे जैसे बढ़ता चलेगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम चलेंगे साइज इन सॉरी टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, इस वाले से ज्यादा होना चाहिए। इस वाले का कंपेयर करें, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो नेगेटिव चार्ज का चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले से ज्यादा आ गया। सेम चीज यहां पे लगा सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्लस आई है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पे सेम ऑर्डर लगाने हैं और सेम ऑर्डर भी आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एच, यहाँ पे माइनस एम और यहाँ पे प्लस एम। प्लस एम सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, फिर प्लस एच और माइनस एम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट वन, फिर सेकेंड वन। इस वाले में चेक करो, यहाँ भी सेम चीज लगाने हैं, यहाँ पे माइनस एम प्लस एम, नो इफेक्ट, प्लस एम इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को और माइनस एम डिक्रीज करेगा, तो फॉर टू फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या स्टेरिक हिंड्रेंस का बेसिक स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। तो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस को काउंट नहीं करने हैं, तो क्या लगाएंगे हम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट लगाइए। तो प्लस आई, यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहे हैं, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इस वाले से ज्यादा हो जाएगा। इस वाले सवाल को बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का तो कोई भी इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ पे नहीं होता। तो अब क्या देखने हैं, प्लस आई देखने हैं। प्लस आई देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, किसका प्लस आई ज्यादा है। तो अब चेक करो, कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, वहां पे क्या हो जा रहे हैं, 7 हो जा रहे हैं। चलो एक काम करो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर लो। अब बताओ अब क्या होगा, अब की बार यहां भी 6 कार्बन है और यहां भी 6 कार्बन है। अब बताइए किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखा जाए तो अगर मैं देखूं तो दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ क्या लग रहा होगा, सेम हो रहा होगा। बट एक चीज है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे सारे कौन सा फैक्टर लग रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस तो काउंट नहीं हो रहा है, एटम सेम है हमारा, साइज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं लगेगा, साइज का फैक्टर नहीं लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं लगेगा। मतलब ओनली थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट में प्लस एम नहीं लग रहा, रेजोनेंस नहीं लग रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा, क्या लग रहा है, ओनली इंडक्टिव। तो इंडक्टिव के बारे में पढ़ा था कि एक एटम हमारा X है और हमने यहाँ पे एक एटम Y मान लिया, तो ये क्या करता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करता है अपने तरफ। क्लियर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिग्मा बॉन्ड में जो अप्लाई हो रहा है तो उस पर डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट का स्ट्रेंथ बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये सिग्मा क्लाउड कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि किसको पोलराइज करता है, वो सिग्मा बॉन्ड को। तो अगर सिग्मा बॉन्ड बढ़ता है, हम कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन, अल्काइल चेन इंक्रीज करना। अल्काइल चेन इंक्रीज करने का मतलब ही क्या होता है कि हमारे पास ये सिग्मा क्लाउड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे सिग्मा बॉन्ड बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा इसको पोलराइज करेगा, ये थोड़ा सा इसको पोलराइज करेगा, ये इसको और ये इसको पोलराइज करेगा। तो जितना इलोंगेटेड चेन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। क्लियर है, तो मैंने क्या बताया आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर है, तो अब यहां पे देखो, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसने क्या किया, पहले इसको थोड़ा सा पोलराइज किया और इसने क्या किया, इसको पोलराइज किया। तो 2 पेयर को इसने पोलराइज किया, उसी तरह 2 पेयर को ये पोलराइज कर लेगा और 2 पेयर को ये पोलराइज कर लेगा। तो टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लोग पोलराइज कर पा रहा है, मतलब कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्लस आई में कंट्रीब्यूशन है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
करेक्ट है। चलो इस वाले में आओ। इस वाले में देखो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पे होंगे जिसको ये पोलराइज करेगा, दूसरा यहां पे आ जाएंगे जिसको ये पोलराइज करेगा, थर्ड पेयर क्या हो गया, यहां पे आ गया, उसी तरह एक पेयर यहां पे आ जाएगा, और एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे। तो अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है प्लस आई इफेक्ट में। यहां पे कितना कंट्रीब्यूशन है, ओनली 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ डाउट है तो आप पूछ के क्लियर करेंगे।